नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और ख़ास करके चाइना की लेजिस्लेचर के बारे में। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाए। तो हम बात करेंगे पहले चाइना की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में और उसके बाद में हम आगे लेजिस्लेचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चाइना यानी कि मॉडर्न चाइना जो है वो इस्टेब्लिश होता है 1 अक्टूबर 1949 को। मॉडर्न चाइना के फाउंडर माने जाते हैं माओ जेदांग या माओ से तुंग भी उनको कहा जाता है। तो 1 अक्टूबर 1949 को मॉडर्न चाइना इस्टेब्लिश होता है और उसके बाद में एक तरह से कहें कि उसको वहाँ पर कंट्री को रन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और 1954 को चाइना का पहला कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1954 को हेड ऑफ स्टेट के रूप में या सेक्रेटरी जनरल के रूप में माओ जेदांग वहाँ पर एक तरह से कहें कि पावर में आते हैं और वो लगभग 1959 तक पावर में रहते हैं। 1959 के बाद में भी और कई लोग आते हैं, जैसे लियो साओकी हैं, तो और भी कई लोग आते हैं। हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो 1954 के बाद में 75 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है उनके यहाँ, क्योंकि कंट्री की सिचुएशंस काफ़ी खराब हो जाती है। तो इस तरह से 75 में, 78 में और 82 में कई बार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं। मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1982 में इम्प्लीमेंट किया गया था चाइना में, और उसके बाद में तब से कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। उसी में कुछ बेसिक अमेंडमेंट करके उसी के द्वारा कंट्री को रन कराया जा रहा है। तो चाइना में कई तरह के मतलब ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। हालांकि इंडिया के कंपैरिजन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी कम है। इंडिया में तो 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें, लेकिन चाइना में 1988 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। उसके बाद में 1993, 1999, 2004 एंड 2018 में होते हैं। इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर हम कुछ बेसिक चेंजेस की बात करें तो ये कि इसके पहले एक तरह से कहें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जब 1982 में लागू किया गया, उसके पहले चाइना ह्यूमन राइट वायलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता था। या फिर अगर हम 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें खास करके, तो इसमें इनके टर्म जो एक तरह से कहें हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो कि अभी शी जिनपिंग है, तो उनका टर्म पहले 2 बार इलेक्ट हो सकते थे वो लेजिस्लेचर में, बट वो टर्म अब बढ़ा करके अनलिमिटेड कर दिया गया है। अब ऐसा कोई 2 टर्म नहीं है। जैसे एक टर्म 5 साल का है तो मैक्सिमम वो 2 साल तक 2 बार यानी 10 साल तक इलेक्ट हो सकते थे। लेकिन अब इसको 2018 में अमेंड करके कई हायर ऑफिसर्स के जो टर्म है उनको हटा दिया गया है, मतलब वो अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं पावर में। तो प्रेजेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से कहें वो 1982 में इम्प्लीमेंट किया गया और कई संशोधन किए गए, कई अमेंडमेंट किए गए, और उसी से आज एक तरह से कहें शी जिनपिंग अनलिमिटेड टाइम के लिए पावर में हैं। तो और सारे कंट्री की तरह चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में भी 3 पार्ट देखे जा सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेकिन और सारे कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है या आर्मी का रोल है, जैसे हम अमेरिका का देखें या फिर रसिया का देखें, तो वहाँ पर इनका उतना बड़ा रोल नहीं है। ये सब या तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी के कंट्रोल में ही रहते हैं। मतलब ये जुडिशियरी को या एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को ओवर रीच नहीं करते हैं। लेकिन चाइना के केस में ये है कि चाइना में आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग है और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसीलिए अगर हमको चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो हमको कुछ बेसिक चीज जैसे कि एनपीसी जो वहाँ का नेशनल पीपल कांग्रेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के अलावा हमको चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और लोकल पीपल कांग्रेस और NPCSC यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा अगर हम चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर के 2 लेवल हैं, एक नेशनल लेवल पे है
नेशनल पीपल कांग्रेस, और एक लोकल लेवल पे है लोकल पीपल कांग्रेस। तो हम इन दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे, और बाकी जो पार्ट बच रहे हैं एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का, या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, इनको आने वाले वीडियोस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेजिस्लेचर की बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना में लेजिस्लेचर 2 लेवल पे पाया जाता है। लोकल लेवल पे लोकल पीपुल्स कांग्रेस है, और नेशनल लेवल पे नेशनल पीपल कांग्रेस है। हम पहले नेशनल लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल लेवल पे जो एक तरह से कहें कि लेजिस्लेचर है नेशनल पीपल कांग्रेस, वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब कि उसमें सिर्फ एक हाउस है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, या अमेरिका में देखते हैं, या कई सारे कंट्री में, ब्रिटेन में भी देखते हैं कि वहां पर उनकी पार्लियामेंट या एक तरह से कहें लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, अक्सर अपर हाउस, लोअर हाउस। तो उस तरह से नहीं है चाइना का, वहां पर सिर्फ एक हाउस है। जितने मेंबर इलेक्ट होते हैं वो एक ही हाउस में बैठते हैं, और वो डिबेट डिस्कशन जो भी करना होता है वो करते हैं। तो ऐसे हाउस को जहाँ पर ऐसे लेजिस्लेचर को जहाँ पर सिर्फ एक हाउस हो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो चाइना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, और इसमें टोटल 2980 मेंबर्स हैं। तो ये नंबर एक तरह से कहें कि वेरी करता रहता है, बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन समझने की बात यह है कि दुनिया में और किसी भी कंट्री में इतने लेजिस्लेचर नहीं अवेलेबल है। तो ये दुनिया का एक तरह से कहें लार्जेस्ट लेजिस्लेचर है, एक तरह से कहें। इनके मेंबर जो हैं, एनपीसी के मेंबर, नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन इनके लिए नहीं होता, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं, या इनके इलेक्ट होने की क्या एलिजिबिलिटी है, ये आगे हम पढ़ते हैं। इलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन, तो इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उस इलेक्शन प्रोसेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनको इलेक्ट करने वाले लोग जो होते हैं वो लोकल पीपल कांग्रेस जो है उसके मेंबर होते हैं। लोकल लेवल पे, जैसे कि हम इंडिया में अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पे हम विलेज पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या ब्लॉक पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा हो कि विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या ब्लॉक पंचायत के मेंबर प्राइम एमपी या एमएलए को इलेक्ट करने लगे तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जैसे हम प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं कि एमपी एमएलए मिलकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोग नहीं इलेक्ट करते हैं उनको। तो वैसे ही एनपीसी के मेंबर को इलेक्ट करने वाले लोग जो होते हैं वो लोकल पीपल कांग्रेस के मेंबर होते हैं। यानी कि जो लोग हैं, चाइना के लोग हैं, वो लोकल पीपल कांग्रेस या अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वो लोग एनपीसी में जो लोग कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो इनके इलेक्शन का प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। और उसके बाद में इनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है। चाइनीज सिटीजन होने चाहिए, और 45 इयर्स से ज़्यादा एज होना चाहिए। इसके अलावा अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वो अप्रूव किए जाते हैं तो वो एक तरह से कहें कि वो कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किए जाएंगे, और वो अगर लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो वो इलेक्शन जीत करके आएंगे। तो लेकिन ये काफ़ी, भले ही ये एलिजिबिलिटी काफ़ी कम लगे, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जब अप्रूव करती है किसी भी मेंबर को, वही इलेक्शन में कंटेस्ट हो सकता है। अपोजिशन पार्टीज भी हैं। जैसे हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के सेंस में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी या कांग्रेस से जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो एक तरह से जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, वो पहले पार्टी के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं कि हमारा ये मेंबर यहाँ से कंटेस्ट करेगा इलेक्शन। जो किसी और पार्टी से या निर्दलीय खड़े होते हैं वो तो खड़े हो सकते हैं। तो वैसे चाइना में भी कई पार्टियां हैं, बट सबसे बड़ी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अपोजिशन का उतना बड़ा रोल नहीं है चाइना में, वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, लेकिन बहुत रेयरली जीतते हैं। तो उनका एक बहुत कम सीट भी होता है एनपीसी में। तो चाइनीज सिटीजन अगर 45 ईयर या उससे ज़्यादा एज का है, और वो एक तरह से कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है, किसी और पार्टी के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है एनपीसी के लिए। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन की।
एनपीसी में रिप्रेजेंटेशन किन लोगों का है। जैसे हम कहें कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेशन किसका है, तो ऑफ कोर्स इंडिया के जितने स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका है। उसी तरह से चाइना में भी जो रिप्रेजेंटेशन है चाइना की अलग अलग जो एक तरह से कहें कि बॉडीज हैं, अलग अलग टेरिटरीज हैं, उनका है। ढेर सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है चाइना की पूरी एक तरह से कहें टेरिटरी को। 2 स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड रीजन है जिसमें हांगकांग और मकाऊ हैं। हमेशा आप बहुत एक तरह से कहें सुनते होंगे न्यूज में कि हांगकांग सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहा है, वियतनाम सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहा है। तो हांगकांग और मकाऊ को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है वो। इसके अलावा 23 प्रोविंस है टोटल, जैसे कि इंडिया में ढेर सारे स्टेट देख सकते हैं वैसे वहाँ प्रोविंस हैं। और 4 डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड म्यूनिसिपैलिटीज हैं। जैसे इंडिया में आप यूनियन टेरिटरी देखते हैं तो यूनियन टेरिटरी सेंटर डायरेक्टली वहां पर एडमिनिस्टर करता है उसको, एक तरह से कहें तो वहां पर 4 डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड म्यूनिसिपैलिटीज हैं जिसमें बीजिंग, संघाई और ऐसे हैं। 5 ऑटोनोमस रीजन हैं जो एक तरह से कहें कि जिनको काफी हद तक आजादी है, तो लेकिन उनके भी मेंबर एनपीसी में इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें तिब्बत या और कई सारे हैं। तो ये हैं रीजन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन जो कि एनपीसी में है। मतलब कि एनपीसी में मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो यहाँ से तो इलेक्ट होते ही होते हैं, साथ में और भी कुछ पार्ट हैं चाइना में, एक तरह से कहें और भी कुछ एक तरह से कहें प्रोविजन किया गया है चाइना में, जहां से डेलीगेशन आते हैं। डेलीगेशन मतलब कि जहां से लोग इलेक्ट करते हैं या जहां से लोग भेजते हैं एनपीसी में रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कौन लोग हैं, यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये लोग तो इलेक्ट करके भेजते हैं, एक तरह से कहें रीजन के बेसिस पे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एनपीसी में रिप्रेजेंटेशन होता है डेलीगेशन के थ्रू। तो जो आर्मी है, चाइना की आर्मी है, काफी स्ट्रांग बॉडी है, तो वो भी लगभग 268 मेंबर को 268 मेंबर का डेलीगेशन भेजती है एनपीसी में। उसके अलावा हांगकांग, यहाँ पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट में आप देखिए तो हांगकांग का या मकाऊ का या ताइवान का, इनका एक तरह से कहें कि अलग से डेलीगेशन भी जाता है टेरिटरी के अलावा भी। तो हांगकांग और मकाऊ में एक तरह से कहें कि उनकी वन पार्टी टू सिस्टम का वन कंट्री टू सिस्टम का नेचर यहाँ पर लागू होता है। मतलब कि ये हांगकांग और मकाऊ ऐसे टेरिटरी हैं चाइना में जहां पर वो चाइना के पार्ट तो माने जाते हैं, बट जो सिस्टम मेनलैंड चाइना में लागू होता है वो यहाँ पर नहीं लागू होता है हांगकांग और मकाऊ में। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हम इंडिया के केस में देखें तो अभी तक कश्मीर में एक अलग तरह का प्रोविजन था जिसमें कई सारी चीजें जो इंडिया के और पार्ट में लागू होते थे वो चाइना कश्मीर में नहीं लागू होते थे। उसी तरह से चाइना के हांगकांग और मकाऊ रीजन में वन कंट्री टू सिस्टम लागू है, यानी कि ये चाइना के पार्ट तो हैं लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम मेनलैंड चाइना से डिफरेंट होगा। तो ये लोग भी डेलीगेशन भेजते हैं एनपीसी के लिए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी भेजता है और ये हांगकांग मकाऊ भी भेजते हैं। साथ में ताइवान की हिस्ट्री काफी बड़ी है, लेकिन इतना जानो कि ताइवान चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ताइवान उसका अपना पार्ट है। 1971 के पहले मेन चाइना जो था वो ताइवान ही था, लेकिन 1971 में और कंट्री, वर्ल्ड के और कंट्री, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, कई कंट्री मेन चाइना जो है वो मेन चाइना जो अभी प्रेजेंट का चाइना है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके पहले मेन लैंड चाइना जो था वो ताइवान था। इवन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप थी वो इसी ताइवान को मिली थी। इसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे,
बट 1971 में मतलब एक तरह से कहें और कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया प्रेजेंट चाइना को, इसको हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, पीआरसी कहते हैं। और पीआरसी ये प्रेजेंट का मॉडर्न चाइना है जो वो है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये ताइवान है। तो 1971 के पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना ही मेन चाइना था, लेकिन 1971 के बाद में पीआरसी मेन चाइना बन गया। अब आरओसी जो कि ताइवान है वो पीआरसी का पार्ट हो गया। तो ताइवान के द्वारा भी कुछ डेलीगेशन भेजे जाते हैं। ये एक तरह से कहेंगे रिकॉग्निशन डेलीगेशन का प्रोविजन 1975 में स्टार्ट किया गया। जब 1971 में ताइवान चाइना का एक तरह से कहें पार्ट बना दिया गया, तो 1975 से फिर से स्टार्ट कर दिया गया कि ताइवान से कुछ डेलीगेशन जाएंगे। वो डेलीगेशन ताइवान के ही मेंबर होंगे ऐसा प्रोविजन है, लेकिन वो सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ताइवान के मेंबर जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, वो डेलीगेशन बन करके एनपीसी के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हो कि अलग अलग जगहों पे किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस है। यानी कि डेलीगेशन को भी डिसाइड करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये कौन इलेक्शन लड़ेगा ये भी डिसाइड किया जा रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। इवन वन कंट्री टू सिस्टम हांगकांग और मकाओ में है, यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ज्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं है, वहाँ के लोग डेलीगेशन को डिसाइड करते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से कहें वहाँ भी इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कर दिया जाता है। और जिनको चाहती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो लोग एक तरह से कहें कि डेलीगेशन में आ जाते हैं। तो ये था अगर हम नेशनल पीपुल कांग्रेस के डेलीगेशन या उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो कि कौन लोग हैं जो नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर बन के इलेक्ट होके आ रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ से है। अब हम बात करते हैं एनपीसी के अंदर के स्ट्रक्चर की। जैसे ये यूनिकैमरल तो है, लेकिन इसके अंदर भी कई छोटी छोटी बॉडीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या फिर और भी कुछ किसी को अपॉइंट करने के लिए और जो भी काम एनपीसी के हैं उसको करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ढेर सारी कमिटीज हैं, जैसे इंडिया में कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटी आप देखते हैं, वैसे एनपीसी के अंदर भी ढेर सारी कमेटी बनाई जाती हैं एक तरह से कहें कि और जो डेली वर्क है उसको करने के लिए या कुछ स्पेशल वर्क जो अपॉइंटमेंट या और सारे उसको करने के लिए। तो बेसिकली तीन तरह की कमेटी या तीन तरह की बॉडीज हैं जो एनपीसी के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं। एक है स्पेशल कमेटी जो कुछ एक तरह से कहें कि स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी एजुकेशन का काम देखेगी, साइंस से रिलेटेड कमेटी साइंस का काम देखेगी, या फिर फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कमेटी फॉरेन अफेयर को, जैसे इंडिया में कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो वैसे वहां पर एक तरह से समझ सकते हैं आपकी कमेटीज हैं जो सजेस्ट करेंगी एनपीसी के मेंबर को कि इस तरह से ये डिसीजन लिया जाना चाहिए, यहाँ पर ये स्टेप लिया जाना चाहिए। जुडिशियल कमिटीज भी हैं, फिर एथनिक ग्रुप कमिटीज हैं, या फिर जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ चाइना हैं उनके लिए अगर कोई रेगुलेशन रूल बनाना है तो उसके लिए भी कमिटीज हैं। तो ये स्पेशल कमेटी है जो कि स्पेशलाइज होती हैं, वो एक ही काम के लिए बनी होती हैं और उसी तरह का काम करती हैं। कुछ कमेटी हैं जो तरह से कहें एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे जो एक तरह से कहें ऑफिस वर्क है, ऑफिस के काम हैं, जैसे इंडिया में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या और सारी चीजें देखते हैं, तो उस तरह के काम को करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। या फिर लेजिस्लेशन का काम जो होता है तो एनपीसी के मेंबर को हेल्प करने के लिए कई सारी कमेटी से, मान लो रेगुलेशन के लिए लेजिस्लेशन के लिए इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सारी कमिटीज होती हैं जो कानून को ड्राफ्ट करती हैं और उसको पास कराने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर पास करा देते हैं पार्लियामेंट से। तो उसके ड्राफ्टिंग के लिए, उसके फार्मुलेशन के लिए कई सारी कमेटी बैकग्राउंड में काम करती हैं इंडिया में, हर एक कंट्री में, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इतने जानकार नहीं होते हैं कि वो हर एक तरह के कानून का फार्मुलेशन कर सकें या उसकी बारीकियों को समझ सकें।
तो उसके लिए कई सारी कमेटीज बनाई जाती हैं जो उसकी एक तरह से कहें कॉम्प्लेक्सिटी को समझती हैं और उस तरह के कानून बनाती हैं। तो लेजिस्लेशन के लिए या फिर बजट के लिए या फिर अभी हांगकांग और मकाऊ की बात करें तो हांगकांग और मकाऊ के लिए कुछ स्पेशल कमिटीज होती हैं। जैसे इंडिया में स्पेशल कमिटीज क्या हैं, वुमेन वेलफेयर के लिए हैं, ओबीसी के लिए हैं, SC ST के लिए हैं, कमीशन बनाए गए हैं। ठीक, तो जो नेशनल कमीशन फॉर SC या नेशनल कमीशन फॉर ST है, तो वो एक ही जिस काम के लिए बनाए गए हैं उसी तरह के काम को करते हैं। तो ऐसे हांगकांग और मकाऊ के लिए स्पेशल कमीशन है, जो हांगकांग का अलग कमीशन है और कमिटी है, और मकाऊ का स्पेशल अलग है। तो उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो भी स्टेप्स होते हैं वो उठाते हैं। प्रेसिडियम एक ऐसी बॉडी है जिसमें 178 न्यूट्रल मेंबर होते हैं। इसमें अलग अलग कई सारी पार्टियों के मेंबर होते हैं, लेकिन चूंकि NPC में CCP के मेंबर ज्यादा होते हैं, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस जो लेजिस्लेचर है उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ज्यादा होते हैं। ज्यादातर एक तरह से जो डोमिनेंस है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है, इसीलिए इस प्रेसिडियम में ज्यादातर डोमिनेंस जो देखा जाता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का देखा जाता है। तो ये हालांकि न्यूट्रल मेंबर बॉडी है, बट इसमें भी डोमिनेंस जो होता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाए। जैसे मान लो कि सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, या प्रीमियर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस सेक्रेटरी कौन बनेगा, इसका नॉमिनेशन किया जाता है इस बॉडी के द्वारा। और ये बॉडी जब नॉमिनेशन कर देती है तो फिर आगे के प्रोसेसेस होते हैं। और तो एक तरह से कहें कि प्रेसिडियम में भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस हम देख रहे हैं। पूरी पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस पूरी तरह से देख सकते हैं हम। दो चीज हैं जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा इंटरफियर एक तरह से कहें अफेक्ट कर रही हैं। एक तो वहां का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन या एक तरह से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो, और एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों एक तरह से कहें कि पूरे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को कंट्रोल करने का काम करते हैं इनडायरेक्टली। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कंट्रोल करेंगे ऑफिशियल तरीके से, बट इनडायरेक्ट तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। तो ये है NPC के अंदर कई तरह की कमिटीज बनती हैं और वो उसके डे टू डे वर्क को फंक्शन करने में NPC का हेल्प करते हैं। NPC की अगर हम पावर और ड्यूटीज की बात करें कि किस तरह के पावर परफॉर्म किए जाते हैं NPC में, लेजिस्लेशन का काम किया जाता है। ऑफकोर्स लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेशन का काम किया ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं जब भी, जैसे हम ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ देखे 1988 में, 1993, 1999, 2004 या 2018, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करते हैं जब जरूरत पड़ती है कि अब इस प्रोविजन को हटा के दूसरा प्रोविजन लाना चाहिए या इस प्रोविजन में इस तरह का अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, तो वो करते हैं। या फिर हायर ऑफिसर्स का इलेक्शन भी ये लोग करते हैं। जैसे हम बताएं कि प्रेसिडियम नॉमिनेट करता है बट अप्रूव किया जाता है NPC के द्वारा, जैसे प्रीमियर या जो भी हायर ऑफिसर्स हैं, ठीक, तो NPC के मेंबर उसको अप्रूव करते हैं। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, ये बहुत यूनिक चीज है कि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री या इंडिया या ज्यादातर कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का बात है वो जुडिशियरी को दिया जाता है। कि ऐसा माना जाता है कि जुडिशियरी चूंकि लीगल प्रैक्टिसेस या इन सारी चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकती है, इसीलिए ये काम जुडिशियरी को दिया जाना चाहिए। बट चाइना के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का जो पावर है वो लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस के पास में है। रिमूवल हायर ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात अगर ये कर रहे हैं तो रिमूवल का पावर भी इन्हीं के पास में है। कई तरह के बिल पास किए जाते हैं लेजिस्लेशन को लेकर के या कई सारे काम को लेकर के, तो ऐसा नहीं कि जितने बिल आते हैं एक तरह से कहीं NPC में वो सब
पास ही हो जाते हैं, कई सारे बिल रिजेक्ट भी किए जाते हैं। जैसे कि 2006 में प्रॉपर्टी लॉ को लेकर के बिल पास प्रपोज किया गया था, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया एनपीसी के मेंबर के द्वारा। तो ये इन सारे पावर जो भी दिए गए हैं एनपीसी को, ये पावर या ये ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये सारी स्पेशल कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज हेल्प करती हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे लेजिस्लेशन में तो लेजिस्लेटिव कमेटी, या फिर जो भी है, ठीक, जैसे कि साइंस से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन करना है तो वो साइंस की जो स्पेशल कमेटी होगी वो हेल्प करेगी। तो इस तरह से है। अब हम समझते हैं कि लेजिस्लेशन प्रोसेस कैसे होता है एनपीसी में या नेशनल पीपुल कांग्रेस में, क्योंकि लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा काम लेजिस्लेशन ही होता है कि वो कानून बनाए कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो लेजिस्लेशन के लिए 1/5 मेंबर जितने भी हैं, 2980 मेंबर हैं, तो इसका 1/5 जितना भी होगा, लगभग हमें लग रहा है 600, लगभग 600 के अबाउट हो, जो भी हो, तो उतने मेंबर का उस बिल के सपोर्ट में होना जरूरी है, तब जाके वो बिल प्रपोज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं प्रपोज किया जा सकेगा। तो 1/5 मेंबर उसके सपोर्ट में होंगे तब उसको प्रपोज किया जाएगा, और प्रपोज कर दिया जाए, एक तरह से कहें कि प्रपोज करने के पहले वो सीसीपी के द्वारा अप्रूव कराया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस में जो एक बिल पास कराना चाह रहे हैं, तो वो पहले बिल का जो ड्राफ्टिंग है वो सीसीपी के पास भेजेंगे, सीसीपी उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये कंट्री में एक तरह से कहें कि लाने लायक है। सीसीपी अप्रूव करेगा तो 1/5 मेंबर उसके सपोर्ट में होने चाहिए, तब जाके वो एनपीसी में प्रपोज किया जा सकेगा। एनपी जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है उसमें जब प्रपोज हो जाएगा तो उसके बाद में उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, और जो भी एक तरह से आगे का प्रोसेस होता है, और 2/3 मेंबर अगर उसको उसके सपोर्ट में वोटिंग कर देते हैं टोटल का, तो वो पास हो जाएगा। तो ये काफी एक तरह से कहें कि इतने का 2/3, 2980 का 2/3 काफी बड़ी संख्या हो जाती है। तो इंडिया में भी या ज्यादातर कंट्रीज में लेजिस्लेशन के प्रोसेसेस में 2/3 मेजोरिटी, जिसको स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं या सिंपल मेजोरिटी के प्रोविजन है। हालांकि यहाँ पर इनके यहाँ सिंपल मेजोरिटी का कोई प्रोविजन नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी ही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत रेयर में होते हैं, या लेजिस्लेशन का काम भी बहुत रेयर में होता है। चाइना के केस में बहुत रिजिड एक तरह से कहें कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का। तो ये है। अब समझने की कोशिश करते हैं। डेलीगेशन तो हम समझ ही लिए। कंसल्टेटिव बॉडी, चाइना में जो नेशनल पीपुल कांग्रेस या लेजिस्लेचर का नेशनल लेवल पे जो बॉडी है, उसको कंसल्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के काम में या और सारे काम में एक बॉडी बनाई गई है, वो है चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें पूरी चाइना के अलग अलग सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है। बट ध्यान देने की बात यह है कि इसमें भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट करती है, या इसके ज्यादातर मेंबर होते हैं। तो ये बॉडी कंसल्ट करती है एनपीसी को किसी भी तरह के स्टेप को उठाने के लिए, कोई स्टेप लेना है, मतलब कानून बनाने का या जो भी है, तो ये कंसल्ट करती है एनपीसी को। अब हम बात करते हैं मीटिंग की। तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अक्सर लगभग 200 मीटिंग एनुअली हो जाती है, या 150 मीटिंग हो जाती है। ऐसा डेटा निकाल के आता है कि इस सेशन में पार्लियामेंट इतने दिन तक काम किया, इतने घंटे तक काम किया। लेकिन चाइना में जो मीटिंग है वो एनुअली होती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस के सभी मेंबर एनुअली मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं वो लगभग 2 वीक तक, 10 से 14 दिन तक उनका सारा काम चलता है, और साल भर में एक बार ही जितने कानून पास कराने होते हैं वो करा लेते हैं। जो भी प्रोसेस है, डिबेट डिस्कशन, वो 10 से 14 डेज के बीच में हो जाता है। तो ये होता रहा। ये एक तरह से कहें कि बीजिंग में एक जगह है टाइनामेन स्क्वायर।
काफ़ी खास जगह है ये। जैसे खास इसलिए है कि 1983 में जब दुनिया में थर्ड वेव डेमोक्रेसी का आया, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना समझिए कि दुनिया में एक वेव, कई तरह के वेव आए। फर्स्ट वेव आया जब अमेरिका या और कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनीज से इंडिपेंडेंट हुए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स पहले अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाए थे, तो 1776 या उसके बाद में एक तरह से कई कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, वो फर्स्ट वेव माना जाता है। सेकेंड वेव में हम देखते हैं वर्ल्ड वार टू के बाद, वर्ल्ड वार टू के टाइम में, उसके बाद में कई सारी कंट्री से इंडिया और कई इंडिपेंडेंट हुए, तो वो सेकेंड वेव माना जाता है। और ऐसे 1970s के अराउंड में वो थर्ड वेव माना जाता है। तो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी जब आया तो उसमें चाइना में भी कई तरह के प्रॉब्लम उस समय थे। 1983 के टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल ऑफिसेस पे में, या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, फूड सिक्योर, एक तरह से कहें कि फूड प्रोडक्ट कम थे, तो कई सारे प्रॉब्लम थे। तो वहाँ पर एक तरह से कहें स्टूडेंट जो थे चाइना के, वो टाइनामेन स्क्वायर के सामने मास प्रोटेस्ट, मास मूवमेंट किए चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इसकी खास बात यह है कि इस मूवमेंट में जो चाइनीज स्टूडेंट थे वो अमेरिकन सिंबल जो लिबर्टी का है उसको यूज कर रहे थे कि हम सब आज़ाद हैं, वो ये शो कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसको हम और डिटेल में आगे कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। तो एनुअल मीटिंग इनकी टाइनामेन स्क्वायर जो कि बीजिंग में एक जगह है वहाँ पर होती है। 10 से 14 दिन तक की मीटिंग इनकी चलती है, और उसी में ये साल भर का जो भी डिबेट डिस्कशन, जो भी लेजिस्लेशन का काम है, जो भी प्रोसेस है, उनको ये कर लेते हैं। तो ये था नेशनल लेवल पे नेशनल पीपल कांग्रेस का एक तरह से कहें बेसिक डिटेल, जो कि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। चाइना की जो लेजिस्लेचर है वो हम अभी शुरू में बताया कि नेशनल लेवल पे है और लोकल लेवल पे है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना का जो लेजिस्लेचर लोकल लेवल पे है, जिसको हम लोकल पीपल कांग्रेस कहते हैं, उस एक तरह से कहें कि उसके क्या फीचर हैं या उसके क्या प्रोविजन है। तो चाइना की लोकल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको लोकल पीपल कांग्रेस कहते हैं। उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन है वहाँ। नेशनल पीपल कांग्रेस का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लेकिन लोकल पीपल कांग्रेस का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। लोग अपने, जैसे कि विलेज के लोग अपने हेड को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, टाउन के लोग या डिस्ट्रिक्ट के लोग या काउंटी भी जैसे हम इंडिया में देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, विलेज, उसी तरह का, या फिर मेयर चुने जाते हैं, गवर्नर चुने जाते हैं। तो दो लेवल पे, लोकल लेवल पे भी दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और यही लोग आगे चल करके नेशनल पीपल कांग्रेस को इलेक्ट करते हैं। तो ये था बेसिक प्रोविजन, या एक तरह से कहें बेसिक फीचर चाइना की लेजिस्लेचर के बारे में। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो भी है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। आज के इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश की बेसिकली लेजिस्लेचर के बारे में। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।